So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हमारे एक इंडियन इकोनॉमिक के वन शॉट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दो दो चैप्टर को लेके सारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो सारे एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। चाहे वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिज़नेस स्टडीज़ हो। तो अभी तक हम लोगों ने बिज़नेस स्टडीज़ के सारे एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी दो चैप्टर्स यानी कि दो वीडियो कवर लिए हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया है। आज हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कवर करेंगे और इसमें हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, चाहे वो हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हो, चाहे डीडीयू, चाहे एलयू, चाहे एयू, चाहे सीयूटी, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ भी इन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा पॉवर्टी है एंड सेकंड चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। बेसिकली इन दो चैप्टर से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज कवर करेंगे, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे एमसीक्यूज़ हो। एंड मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है कि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। आपको अगर जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आंसर करे, और जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में रीड करके आंसर करे। आपको उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। कॉपी और पेन लेके बैठने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, जैसे क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो वो तो ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वो तो ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उसको उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। बिकॉज इससे क्या होगा, जो आपका आज तो क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, वो सही बात है, अच्छा आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहिए, ताकि अगर वही क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो उस दिन आप गलत करके ना आएँ और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि गरीबी के किस रूप में वर्णित किया जाता है। पॉवर्टी मैंने आपको चैप्टर में बताया था पॉवर्टी क्या होती है, जहाँ पॉवर्टी बेसिकली वो होती है जहाँ पे एक लिविंग बीइंग यानी कि हम आम मानव अपने डेली यानी कि जो हमारा वो जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण जो हमारे सेक्टर्स है वो भी हम पूरा कर नहीं पाते हैं। अपने लाइवलीहुड को, अपने जीवनचर्या को निभाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो हमारी बेसिक नीड है उसको भी नहीं पूरा कर पाते। बेसिक नीड क्या क्या होती है? बेसिक नीड आपका फूड हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा, शेल्टर यानी कि रहने की जगह, फूड, शेल्टर और क्लोथ, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बेसिक नीड है। बेसिक नीड यानी कि जैसे जिसको किसी को अगर खाना नहीं मिल रहा है वो उसकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, उस केस में किसी को रहने का जगह नहीं मिल रहा है उसको, तब उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, उस केस में उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चला रही हैं, आपको पता भी होगा। जैसे हमारे गांव देहात में, विलेजेस में एक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है कि जिसमें सबको घर बना के दिया जा रहा है, रहने के लिए एक घर बना के दिया जा रहा है, फूड चलाया जा रहा है, जहाँ पे फूड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। तो कई सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की चलाई जा रही है पॉवर्टी को हटाने के लिए। सो काफ़ी बातें हो गई, तो हम लोग क्वेश्चन को रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि गरीबी को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। गरीबी जो है यानी कि गरीबी को हम लोग किस रूप में बता सकते हैं कि हाँ ये गरीब है, ये गरीब नहीं है। पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, और ऑप्शन देख लेते हैं इससे क्या क्या है। लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त की कमी, उनके पास पैसों की कमी है, इस वजह से उनको गरीब बता सकते हैं। लैक ऑफ सोशल कैपेबिलिटी यानी कि सामाजिक क्षमता का अभाव, इसमें उनको गरीब बताया जा सकता है। लैक ऑफ फाइनेंस बट एक्सेस टू सोशल फैसिलिटी यानी कि वित्त की कमी यानी कि पैसे की कमी लेकिन सामाजिक सुविधा तक पहुंच, या बोथ ए एंड बी। तो गरीबी आप लोग जब अब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तब तक आप लोग अपना आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करता हूँ मैं। पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यानी कि गरीबी को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। लैक ऑफ फाइनेंस, वित्त की कमी यानी कि पैसे की कमी। लैक ऑफ सोशल कैपेबिलिटी यानी कि सामाजिक क्षमता की अभाव। और थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ फाइनेंस बट एक्सेस टू सोशल फैसिलिटी यानी कि वित्त की कमी लेकिन सामाजिक सुविधा तक पहुँच, या बोथ ए एंड बी। तो आई होप अभी तक सब बच्चों ने अपना अपना आंसर बता दिया होगा। तो गरीबी को हम लोग किस भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं? उनके पास पैसे की कमी भी है, सही बात है, इस वजह से वो गरीब हैं, और उनके पास जो सोशल कैपेबिलिटी है उसका भी अभाव है।
वो भी वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, अ कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग एज पर पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर, यानी कि लोगों को गरीब और गैर गरीब के रूप में विभाजित करने वाले कट ऑफ पॉइंट उन लोगों की संख्या दर्शाता है जो रिलेटिव पुअर है। बेसिकली मैं बता दूं पॉवर्टी लाइन होता क्या है। पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक लाइन होती है जहाँ पे कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग नंबर ऑफ, हाँ, तो बेसिकली एक टर्म आता है हमारे पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा। गरीबी रेखा होता क्या है एक्चुअल में, बेसिकली पॉवर्टी लाइन ये होता है, ये लाइन इंडिकेट करता है जहाँ पे कि इसके नीचे जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे गरीब हैं, और इस लाइन के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे रिच सेक्टर, यानी कि गरीब नहीं कहेंगे, वो मतलब नॉर्मल सेक्टर के लोग हैं। गरीब पुअर नहीं है, वो अपनी लाइवलीहुड को पूरा कर ले रहे हैं, तो वो उसकी अपेक्षा गरीब नहीं है। तो बेसिकली इस लाइन के नीचे जितने लोग आ रहे हैं वो गरीब हैं, वो पुअर हैं, और इस लाइन के ऊपर जितने लोग आते हैं उसको अमीर कहा जाता है, मतलब अपनी लाइवलीहुड को पूरा कर ले रहे हैं वो। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है आपका पॉवर्टी लाइन। क्या कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि अट कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पीपल एज पर पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर, यानी कि लोगों को गरीब और गैर गरीब के रूप में विभाजित करने वाला कट ऑफ पॉइंट उन लोगों की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या को दर्शाता है, रिलेटिव पुअर यानी कि अपेक्षात गरीब, एब्सोल्यूट पुअर बिल्कुल गरीब, ओकेजनली पुअर कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं, और बोथ PNC यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड ओकेजनली पुअर। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की पॉवर्टी के कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि कितने प्रकार के गरीब होते हैं। तो रिलेटिव पुअर हम लोग बारी बारी समझते हैं कि ये तीनों चारों टर्म जो है, 3 टर्म है, वो कैसे कौन कौन से गरीब लोगों को दर्शा रहे हैं, कौन कौन से इस तीनों तो गरीब को ही बता रहा है। तो लेकिन ये अलग अलग क्यों है, गरीब तो एक ही होता है, तो ये 3 टर्म क्यों यूज़ किए गए हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आता है रिलेटिव पुअर। रिलेटिव पुअर बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव पुअर वो होता है, जैसे हम लोग आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो रतन टाटा हैं वो गरीब हैं, किससे, उनकी संपत्ति कम है मुकेश अंबानी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, किसी चीज़ को रिलेट करके इनको गरीब बता रहा हूँ। यानी कि मैं अगर बताऊं कि मैं गरीब हूं मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं गरीब हूं, मुकेश अंबानी कहीं ज़्यादा अमीर है उससे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी लाइवलीहुड को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मेरी दिनचर्या नहीं चली है, मेरा जो बेसिक नीड है वो नहीं पूरा कर पा रहा हूं, चाहे हमारा फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, उसको ऐसा तो नहीं है कि मैं गरीब हूँ तो उसको नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, पूरा तो कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ जब किसी से रिलेट करके अपने आप को गरीब दिखाया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और जब हम अपनी पूरी जो भी हमारा बेसिक नीड है वो इसी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, इन बेसिक नीड्स को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है वो हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जब हम किसी से अपने कंपेयर करके अपने आप को गरीब पाते हैं वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी, और जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होता है जब हम अपने बेसिक नीड को ही नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड जो है वो है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये पॉवर्टी लाइन है, मैंने आपको बताया कि ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा है। तो कुछ लोग होते हैं जो ओकेजनली कभी रहते तो गरीबी रेखा के नीचे ही है अक्सर, लेकिन कभी कभी वो ऊपर आ जाते हैं, सॉरी शायद मैंने उल्टा बता दिया, तो वो रहते हैं बेसिकली ऊपर ही पॉवर्टी लाइन के, लेकिन कभी कभी वो गरीबी लाइन के नीचे आ जाता है, जिससे ओकेजनली पुअर। जैसे कि मान लीजिए कोई खेती बाड़ी वाला इंसान है, वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने खेती कर रहा है, उससे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उससे उसकी दिनचर्या चल रही है, जो उसकी बेसिक नीड है वो पूरी चल रही है। लेकिन जब खेती नहीं करेगा, जो ऑफ सीज़न रहेंगे उसमें जब खेती नहीं करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने में दिक्कत आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओकेजनल पुअर, जो कभी कभी गरीब होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, अ कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पीपल एज पर पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर, यानी कि लोगों को गरीब और गैर गरीब के रूप में विभाजित करने वाला कट ऑफ पॉइंट उन लोगों की संख्या बताता है। किसकी बताता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ओकेजनली पुअर
या बोथ बी एंड सी? तो ये किसकी बताता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बोथ बी एंड सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय, तो किसके द्वारा डिस्कस की गई थी? किसके द्वारा डिस्कस की गई थी? तो ये किसके द्वारा डिस्कस की गई थी? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में गरीबी का क्या कारण हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? आप लोग पाते होंगे कि हमारा जो भारत है वो अभी भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी भी पिछड़ा हुआ है। कई सारे ऐसे गांव देहात हैं जहाँ पे लोगों को अभी भी रहने के लिए प्रॉपर उनके पास छत नहीं है कि वो रह सके। ठंडी बरसात में उनके घर में बरसात में उनके घर में पानी टपकता है। तो कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे अभी कई जगह है लोगों को प्रॉपर मील नहीं मिलता है, खाने के लिए उनको खाना नहीं मिलता है। वहाँ के बच्चों को हेल्थ सेक्टर नहीं हेल्थ फैसिलिटी उतनी बढ़िया नहीं मिलती है, जिसके कारण अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। तो कई सारे सेक्टर्स हैं हमारे अभी भी, जो अभी हमारी कंट्री कई इंडिपेंडेंस के बाद कई ज़्यादा डेवलप कर गई है, लेकिन अभी भी कुछ रीजन्स हैं ऐसे जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। अभी भी वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीबी मात्रा में रह रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? क्या क्या इसके वो हो सकते हैं कारक, रीज़न, या कहा जाए हाँ बेसिकली कारण ही होगा। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारत में अभी भी गरीबी दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है? जैसे कि आप लोग खुद ही देखे होंगे कि आपके आस पड़ोस के लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। वो इस समय खाना खा रहे हैं तो इनका वो निश्चित नहीं है कि वो शाम को उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी रोड पे आप चले जाइए रात में तो देखिए कई लोग ऐसे रोड किनारे खाना बनाते हैं बिना छत के, तो उन लोग के लिए काफ़ी अभी भी दिक्कतें हैं। तो आप लोग खुद बताइए कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है लो रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास दर में कमी। विकास दर में कमी के कारण देखिए, विकास दर अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो बेसिक बात है वहाँ के लोग गरीब रहेंगे। क्यों रहेंगे इसको समझते हैं। लो रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास दर में कमी। तो मान लीजिए किसी देश में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किसी देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका है, वहाँ पे नए नए रोड बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नए स्कूल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ के आम जनता है, उनको रोज़गार मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए स्कूल बन रहा है तो लेबर को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पे जो ईंट मिट्टी बालू जहाँ से ख़रीद के लाएगा उसका सामान बिकेगा। जो टीचर उसमें काम करेंगे, जो लोग उसमें काम करेंगे, जो वर्कर उसमें काम करेगा, जो उसमें प्यून काम करेगा, उसको रोज़गार मिलेगा। उसको रोज़गार मिलेगा तो वो अपने डेली जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकता है। तो इस केस में इस तरह से गरीबी को मिटाया जा सकता है। अगर हमारी विकास दर में तेज़ी आए तो हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी डेली जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकेंगे। एंड पूरा कर सकेंगे तो वो गरीब, जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी हमारे यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो ऊपर आ जाएगी। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, इस वजह से भी पॉवर्टी है। महंगाई ज़्यादा होने का कारण मतलब ये है कि मान लीजिए कपड़े या जो चीनी, चाय पत्ती, दाल, मसाला जो भी है उसके प्राइस इतनी हाई हो गए हैं कि जो ज़्यादा हमारे जो अधिक मात्रा में जो हमारी जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। ये भी एक कारक है हमारा पॉवर्टी को बढ़ाने का। इनएडिक्वेट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की अपर्याप्तता। इनएडिक्वेट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल की कमी है, जिसके कारण भी गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। तो और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन जो ऊपर तीनों रीज़न दिए हैं सभी। तो आप लोग और सोचिए कि और क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं हमारे कंट्री में पॉवर्टी के बढ़ने के। देखिए, जब तक आप लोग खुद से नए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, खुद से नए रीज़न्स खोजेंगे, तब तक ये देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलना ना निकलना ये तो काफ़ी ईजी है, ये आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे निकल जाएगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में किसी भी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन को अचीव करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे वहाँ पे, तो आपसे बस
टीचर आपको पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना कि ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। जब तक आप खुद से इस सारी चीज़ों पे रिसर्च नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी चीज़ें आपके लिए। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको 3 रीज़न बताए कि गरीबी के ये कारण हो सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि और क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं हमारे कंट्री में ये जो पॉवर्टी बढ़ रहा है उसको लेकर के। देखिए, एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन को लेके कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से पॉवर्टी कैसे बढ़ रही है? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने से पॉवर्टी इस हिसाब से बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए सरकार ग्रोथ रेट में इंक्रीजमेंट करे, सरकार खूब स्कूल बनाए, खूब हॉस्पिटल खोले, खूब अच्छी रोड बनाए, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है, तो अगर सरकार काम भी देगी तो भी कई सारे ऐसे लोग छूट जाएंगे जिनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पॉवर्टी को बढ़ाने में। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? लो रेट ऑफ ग्रोथ, विकास दर में कमी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इनएडिकेट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की अपर्याप्तता, एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पॉवर्टी लाइन वॉज बेस्ड ऑन, पहली गरीबी रेखा किस पर आधारित थी? एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैलोरी कंजम्पशन, एडल्ट कॉस्ट ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने की वैश्विक लागत, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वैश्विक जेल में रहने की लागत, कैलोरी कंजम्पशन यानी कि कैलोरी की खपत, एडल्ट कॉस्ट ऑफ कैलोरी कंजम्पशन वैश्विक कैलोरी खपत की लागत। कैलोरी कंजम्पशन क्या है बेसिकली मैं ये बताऊँ आपको। तो जब हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन की बात की जाती है तो पॉवर्टी लाइन ऐसे मान लीजिए पार्ट किया गया, ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे गरीब लोग हैं, इसके नीचे अमीर लोग हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिफ़ाइन किया गया कि ये पॉवर्टी लाइन, ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या सेट किया गया कि इस चीज़ के नीचे ही रहेंगे गरीब, इस चीज़ के ऊपर ही रहेंगे अमीर। तो एक चीज़ सेट किया गया रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से। ये अर्बन हो गया, ये रूरल हो गया। तो रूरल एरिया में रखा गया 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी। ये रूरल एरिया की बात में, रूरल एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरी रखा गया कि यानी कि जो इंसान एक दिन में 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 2400 कैलोरी के ऊपर कंज्यूम कर रहा है वो उससे यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा, यानी कि वो गरीबी रेखा में नहीं रहेगा, बेसिकली इससे ऊपर रहेगा। अर्बन एरिया में ये 2400 न करके 2100 रखा गया। 2100 रखा गया, क्यों रखा गया अर्बन एरिया में 2100 इसलिए रखा गया क्योंकि रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया के जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो कम मेहनत करते हैं रेदर देन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं रेदर देन अर्बन एरिया के लोग। तो इस वजह से अर्बन एरिया में कैलोरी की जो खपत रखी गई थी उसको कितना रखा गया था? 2100 रखा गया था। तो शहर में जो लोग 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे, और जो 2100 कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? द पॉवर्टी लाइन वॉज बेस्ड ऑन, पहली गरीबी रेखा किस पर आधारित थी? तो पहली गरीबी रेखा किस पे आधारित थी हमारे? एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने की वैश्विक लागत, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैलोरी कंजम्पशन, एडल्ट कॉस्ट ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। तो किस पे थी ये? हमारे एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे थी। किस पे थी? एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड, यानी कि जो लोग कभी गरीबी रेखा के ऊपर ही नहीं आए, यानी कि गरीबी रेखा के वो जो पॉवर्टी लाइन है उसके वो लोग कभी ऊपर ही नहीं आए, वो उनका नीचे से ही शुरू हुआ, नीचे उनका ग्राफ ख़त्म भी हो गया। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? चार्निंग पुअर, ट्रांसिएंट पुअर, नॉन पुअर या क्रोनिक पुअर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं उनको? क्रोनिक पुअर बोलेंगे, ट्रांसिएंट पुअर बोलेंगे, नॉन पुअर बोलेंगे या चार्निंग पुअर बोलेंगे? तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसिएंट पुअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसिएंट पुअर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रूरल पुअर मेनली इंक्लूड, यानी कि ग्रामीण गरीब में मुख्य रूप से शामिल हैं लैंडलेस लेबर, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, सड़क विक्रेता, रैक पिकर, कूड़े बिनने वाले, पुश कार्ट वेंडर, धक्का देने वाले, यानी कि जो ठेला चलाते हैं, पुश कार्ट वेंडर, उस पर जो धक्का लगाते हैं, बेसिकली उससे ही इससे बात का रिलेशन है। तो पुश कार्ट वेंडर यानी कि धक्का दे, ठेला लगाना, ठेले को जो धक्का लगाते हैं वो। तो रूरल पुअर मेनली इंक्लूड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण गरीब जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? कौन से लोगों को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब कहते हैं? जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, सड़क पे जो सामान बेचते हैं। सड़क पे सामान बेसिकली आप लोग पाएंगे शहर में ज़्यादा बिकता है, गांव में कम बिकता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन हो गया इसका अर्बन एरिया से। ठीक है, अर्बन एरिया से इसका रिलेट हो गया। रैक पिकर यानी कि कूड़ा बिनने वाले भी आपके अर्बन एरिया से ही रिलेटेड हैं। पुश कार्ट वेंडर यानी कि ठेले को धक्का लगाने वाले, तो ये भी बेसिकली आपके अर्बन एरिया से ही रिलेटेड हैं सब पुअर, लेकिन इनका रिलेशन अर्बन एरिया से ज़्यादा है। अर्बन एरिया से ज़्यादा है, इनका भी अर्बन एरिया से ज़्यादा है, अर्बन एरिया से इनका भी ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं हमारे, यानी कि जो गांव समाज से बिलोंग करते हैं, उन एरिया में गरीब हम लोग किसको कहते हैं? जिनके पास भूमि कम होती है, यानी कि लैंडलेस फार्मर, यानी कि जिनके पास ना तो ज़मीन है और ना तो उनके पास पर्याप्त कोई साधन है, कोई रोज़गार है जहाँ पे वो जाके काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने जो डेली के खर्चे हैं उनको परिपूर्ण कर लें। तो क्या है, इस ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसको कहा जाता है? जो लैंडलेस लेबर होते हैं, जो दूसरे के ज़मीन पर जा कर के काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। किसी की ज़मीन पे ये जाके खेती करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा इनको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इनका जो लाइवलीहुड है वो उसी से चलता है। बात करते हैं आगे। करंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि भारत में वर्तमान गरीबी रेखा की सिफारिश किसके सिफारिश के आधार पर है? रिकमेंडेशन ऑफ, तो मतलब बेसिकली जो अभी पॉवर्टी लाइन इंडिया में है वो किसके रिकमेंडेशन से है? तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग? तो किसके उस पे है, किसके रिकमेंडेशन पे है? हमारे जो इंडिया में करंट पॉवर्टी लाइन है वो किसके रिकमेंडेशन पे है? तेंदुलकर कमेटी, रंगारंजन कमेटी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। भारत में वर्तमान गरीबी रेखा किसके रिकमेंडेशन पे है? तेंदुलकर कमेटी, रंगारंजन कमेटी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बताया था इसमें क्या रिलेशन है। नीति आयोग ही प्लानिंग कमीशन बन गया था, कब बना था? 2017 में बना था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ था आपका? देखिए, जो भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं आप सब के बारे में रिसर्च करते जाइए, इससे क्या होगा, जो आपका पीछे का छूट रहा है वो भी रिवाइज होता जाएगा। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था। 1950 में बना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में आया था। कब आया था? 51 में आया था। उसके बाद से नीति आयोग आपका 2017 लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 2012 में आया था। 2012 में हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान आया था। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 2012 से लेकर 2017 तक। हमारा अभी तक कितने 5 ईयर प्लान बन चुके हैं? 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। 5 ईयर प्लान में गैप कब लिया गया था? 3 साल का गैप था। तो कब था? 1966 से 1969 तक का गैप था। क्यों था? क्योंकि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी तरह फेल हो चुका था। IPR सेकेंड IPR कब आया था? 1956 में आया था। फर्स्ट IPR कब आया था? 1948 में आया था। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस था? एग्रीकल्चर पे बेस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस था? हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइज भी होता रहेगा इस तरह से। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 था कि करंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे हमारी जो वर्तमान गरीबी रेखा है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? तेंदुलकर कमेटी, रंगारंजन कमेटी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। तो इन दोनों का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तेंदुलकर कमेटी या रंगारंजन कमेटी। तो किसके रिकमेंडेशन पे है? ये हमारे रंगारंजन कमेटी के
रिकमेंडेशन पे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर एज, यानी कि इस योजना का उद्देश्य गरीब को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो कौन किस स्कीम का उद्देश्य गरीबों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, यानी कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। तो कौन सी स्कीम थी, जल्दी बताइए आप लोग। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, प्रधानमंत्री जनधन योजना था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था, कौन सा मिशन था, जल्दी बताइए आप लोग। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो बेसिकली पीडीएस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, लोगों को जो राशन पहुंचाया जाता है हर महीने, जो आप लोग को अर्बन एरिया रूरल एरिया में मुफ्त राशन दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो बेसिकली इसका रिलेशन उससे है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस स्कीम में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, आप ही का राशन आपसे खरीदती है हायर रेट पे। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि आपका गेहूँ बिक रहा है या चावल बिक रहा है, जो भी बिक रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे खरीदती है एंड देन आफ्टर आपको ही सस्ते दाम पे 8 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, इस हिसाब से, और कई बार तो फ्री में भी आपको जो अनाज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि पीडीएस। प्रधानमंत्री जनधन योजना, या इसमें भी गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट स्कीम प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। नेशनल सोशल असिस्ट प्रोग्राम, इसमें सरकार आपको रोजगार प्रोवाइड करती है। मनरेगा आपने नाम सुना है ना, वो बेसिकली यही है, इसी का नाम चेंज करके 2005 में मनरेगा रख दिया गया था, जिसमें गवर्नमेंट आपको 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड करती है। एंड अगर गवर्नमेंट आपको 100 डेज़ का वर्क नहीं प्रोवाइड कर पाई एक ईयर के ड्यूरेशन में, तो आपको उस जो 100 डेज़ की जो आपको है वो है फाइनेंशियल है, ये जो आपका सैलरी या वेज जितना बनेगा वो आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये बेसिकली वो है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना, तो इसमें भी आपको बेसिकली ये अर्बन एरिया के लिए है, वहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे बेसिकली गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर एम एट कॉम्बेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारत में गरीबी का मुकाबला करने के उद्देश्य से है। सकल घरेलू उत्पाद के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, जीडीपी बढ़त, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है इसका हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन की हमसे वो क्या है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन समझ लिए, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम वो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो हम कैसे आंसर करेंगे कि नहीं नहीं ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन को पहले हमें समझना होगा कि क्वेश्चन की हमसे डिमांड क्या है, देन आफ्टर हम लोग आंसर कर पाएंगे कि हाँ ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। एलिमिनेट भी हम उस हिसाब से कर पाएंगे ना, जब हमें क्वेश्चन की नीड पता होगी कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए क्या लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर क्लेम्ड एट कॉम्बेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख भारत में गरीबी का मुकाबला करने के उद्देश्य से है, यानी कि भारत में गरीबी घटाने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में गरीबी घटाने के लिए कौन कौन सा उद्देश्य है, कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो भी इनकम आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए आम लोगों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेकंड है हमारा जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जीडीपी बढ़ाई जाए। हमारे ग्रोथ की, हमारी जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, जब हमारे यहाँ विकास दर बढ़ेगा, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा, तब हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल और ये सब। तो मैंने अभी आपको जब बताया फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था कि पॉवर्टी का कारण क्या है हमारे कंट्री में, तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि पॉवर्टी क्या है, क्यों हो रही है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या रीज़न है जिससे इसको घटाया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन सेम है यहाँ पे। तो आप लोग इसका आंसर आई होप अभी तक बता दिए होंगे, जो लोग नहीं बता पाए होंगे वो भी खैर प्लीज़ बता दें इसका आंसर।
सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है आपके ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सब। यानी कि अगर हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी हमारे यहाँ, और पॉवर्टी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। सो जीडीपी ग्रोथ से भी कम हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल से भी कम हो जाएगा, और ये इन सब से, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड टू एज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सर्व जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी रिलेटेड है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपके इससे रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया वॉस। शहर में वित्त में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पहला कार्यक्रम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये सबसे पहला था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मनरेगा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट टू वर्क। किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? राइट टू वर्क, राइट टू अर्न। तो किस पे बेस्ड है? राइट टू वर्क पे बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर कंसर्न ओनली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ओनली प्राइवेट नहीं होगा, प्राइस गवर्नमेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इज एन अल्टरनेटिव टू पॉवर्टी लाइन फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। गरीबी मापने के लिए गरीबी रेखा का एक विकल्प है। हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, राइजिंग पॉपुलेशन, या नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो लो एकेडमिक, यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन कैपिटल राइजिंग, यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज़ नोन एज, यानी कि जो व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजुकेटेड बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, लिटरेसी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि शिक्षा बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं, मानव विकास बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरेसी बोलते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री को डिजाइन करती है? यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएमआर, एनसीईआरटी। अब बेसिकली क्वेश्चन का मतलब यह है कि हायर एजुकेशन के लिए बुक कौन प्रिंट करता है। तो कौन प्रिंट करता है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। तो कौन करता है? एनसीईआरटी करती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज विद। उच्च शिक्षा का निर्देशक एवं नियंत्रण उत्तरदायित्व किसके पास है? तो उच्च शिक्षा बेसिकली आपका क्या है होता है? उच्च शिक्षा मतलब आपका ग्रेजुएशन होता है, तो उसका अधिकार किसके पास है? उसका डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है? नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? नहीं। नन ऑफ दीज नहीं। तो बेसिकली किसके पास है? यूजीसी के पास है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास है। किसके पास है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग के लिए। सो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। who is the responsible for the implementation of rule and regulation for technical education in the country, यानी कि देश में तकनीकी शिक्षा के लिए नियम और विनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो बेसिकली टेक्निकल की बात हो रही है तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यही होगा आंसर इसका। प्राइमरी कॉम्प्लीमेंटेशन रेट इन 2017 और 2018 फॉर फीमेल इज। तो ये कितना परसेंट था? डाटा का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इसका 96% है। फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज, फीमेल लिटरेसी रेट अभी इंडिया में कितना है आपका? 75% है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया इज इन 2011। डाटा वाला क्वेश्चन आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेड टू, यानी कि मानव पूंजी निर्माण की ओर ले जाता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का कुशल उपयोग,
इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी में भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, यानी कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधन का कुशल उपयोग, और जो लास्ट में है इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी। तो ये दोनों आपका आंसर है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि मानव के साथ मानव पूंजी के भंडार में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल एडिशन मानव पूंजी जोड़, ह्यूमन कैपिटल अकाउंट यानी मानव पूंजी खाता, या ऑल ऑफ दिस। तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट वे ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी भंडार में जोड़ने का महत्वपूर्ण तरीका है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दिस। यानी कि मानव पूंजी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी के भंडार को जोड़ने का महत्वपूर्ण तरीका है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दिस। यानी कि शिक्षा का व्यय, स्वास्थ्य पे व्यय, नौकरी के परीक्षण पे, यानी कि एक्सपेंडिचर हम जो खर्चा कर रहे हैं हमारे एजुकेशन पे, हम जो खर्चा कर रहे हैं हमारे हेल्थ पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पाने के दौरान हमें जो ट्रेनिंग मिलती है वो, या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर, मानव पूंजी और मानव विकास अपोजिट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बोथ मीन द सेम, रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल। सो बेसिकली ये आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग जो को मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर द सेशन, जो भी आप लोग क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग रीड कर सकते हैं वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईलाइट द फैक्ट दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रकाश डालता है कि मानव पूंजी निर्माण, विकास और विकास की प्रक्रिया में योगदान देता है? हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी का उच्च उत्पादकता, इनोवेटिव स्किल यानी कि अभिनव कौशल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइज बिकॉज, यानी कि शिक्षा और साथ में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो जो पिलर हैं हमारे कंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर आपके कंट्री के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपकी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर आपकी कंट्री में लोग हेल्दी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो ये आपकी कंट्री के लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आपकी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एजुकेशन एंड हमारा जो ये हेल्थ सेक्टर है वो। तो द नीड, तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वेंशन क्यों आया, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों आया इन दो सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, तो इन दो सेक्टर्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों आया, वो कुछ रीज़न दिए हैं, आपको बताना है क्यों आया होगा। तो दिस सेक्टर नीड यूज इन्वेस्टमेंट विच अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, यानी कि इस क्षेत्र को बहुत अधिक निश्चित व्यय, यानी कि इसमें कैसा काफ़ी खर्च होना है, इन्वेस्टमेंट एंड वेरी फिक्स हाई एक्सपेंडिचर, इसमें काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो इसमें गवर्नमेंट के इन्वेंशन इंटरफेरेंस बढ़ा, या तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर प्राइवेट इन्वेस्टेड टू इन्वेस्ट अंडर द प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क, यानी कि निजी निवेश के लिए मूल्य विनियम ढांचे के तहत निवेश करना मुश्किल था। तो कौन सा ऑप्शन इसको सही लग रहा है? तो बेसिकली इसका आंसर 2 है। आप लोग को थ्योरी की क्लास में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं पहले ही, तो इतना डीप मैं नहीं जाऊंगा, बाकी आंसर बता दिया। इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसके कारण शिक्षा अभी भी देश में एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, इनएडुकेट पॉपुलेशन, जेंडर व्यास लिंग भेद, या ऑल ऑफ दीज। अपर्याप्त व्यवसायीकरण, तो कौन सा आपको रीज़न सही लग रहा है उसको आप लोग बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। अभी भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में एजुकेशन उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई, उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाई जितने लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए था। अब हमारे यहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। बिल्कुल है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद देश में स्कूली शिक्षा के लिए न्यायिक निकाय है।
National Council of Education Research and Training is the regulating body for school education. Yes, so true. NCERT आपकी बुक्स को देखता है, पढ़ता है, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है हायर एजुकेशन की, तो बेसिकली ट्रू है. इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यस, ह्यूमन कैपिटल सेपरेट टेबल फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि मानव पूंजी को उसके मालिक से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. आपके पास अगर कोई स्किल है, आपके पास कोई अच्छी कला है, तो आपको आपसे छीनी जा सकती है? नहीं छीनी जा सकती. अगर आपको ड्राइविंग करने आ रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अगर अमेरिका चले गए, जापान चले गए, दिल्ली चले गए, बेंगलोर चले गए, कहीं और चले गए तो आपको ड्राइविंग चलना भूल जाएगा, आपकी ड्राइविंग स्किल वहीं घर पे छूट जाएगी. तो ऐसा तो नहीं है ना. तो जो स्किल्स है, ह्यूमन कैपिटल है, वो ह्यूमन इसके ओनर से अलग नहीं किया जा सकता. इंडियाज़ करंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मीट द रिकमेंडेशन लेवल, यानी कि इंडिया जो अभी पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पे, वो जितना करना चाहिए उतना कर रही है? तो नहीं कर रही है. अभी भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को, कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाई है उतनी बढ़िया जितनी मिलनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं. तो पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब एज लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू अर्न एसेंशियल ऑफ लाइफ, यानी कि गरीबी को जीवन में आवश्यक उपार्जन की क्षमता की कमी के रूप से वर्णित किया जा सकता है. पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब एज लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू अर्न द एसेंशियल ऑफ लाइफ, बेसिकली यस. तो इसका आंसर हो गया आपका ट्रू. दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. ट्रू, यानी कि दादा भाई नौरोजी के वयस्क जेल में रहने की लागत का 3/4 का अनुमान लगाया. यस. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आर ओनली फोकस फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल रोजगार का अवसर पैदा करने पर केंद्रित था. तो यस, इसका आंसर होगा ट्रू. एंड अब मूव करते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद ये वीडियो आपकी समाप्त होगी. आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको जो भी डाउट है उसको रिसॉल्व कर दिया जाएगा. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन टू बी 2045 एंड 2435 रिस्पेक्टिवली फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया. तो इसका आंसर आप लोग खुद करिएगा. शहरी और बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे थे शहरी और ग्रामीण एरिया में कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, इतना यहाँ पे मेंशन है 2045 और 2435. ये कैलोरी की क्राइटेरिया सेट किया गया है. मैंने आपको इस वीडियो में जो भी वीडियो सीरियसली पूरा देखा होगा उसको मैंने आंसर बता दिया था. तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करिएगा. मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग आंसर खुद फाइंड आउट करिएगा. जो भी वीडियो में मैंने ऊपर बता रखा है आंसर इसका, तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा. जो मैंने वीडियो सीरियसली देखी है वो आंसर कर लेंगे इसका. सो इसका आंसर आप लोग खुद करिएगा. सो ये वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ. जिसको आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच.